जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे पेट 2025 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा टाइपिंग में कितनी लाइन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 5 स्ट्रोक क्या होते हैं इस पर भी बात करेंगे। बैक स्पेस की कितनी बार इस्तेमाल करना उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका ड्राफ्टमैन का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उसका पेपर कैसा आया था, पेपर का लेवल कैसा था, उस पर बात करेंगे। क्या उसकी डीबी कट ऑफ हो सकती है, क्या उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी नहीं जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSC पेट 2025 के रिजल्ट का, जिसका इंतजार इस समय सभी को है, क्योंकि इस भर्ती से बहुत सारे इस पेट एग्जाम से बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपका 3rd वीक ऑफ नवंबर में देखने को मिल सकता है। यानी ये जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। मतलब हो सकता है आज जब तक वीडियो रिलीज हो तब तक आपका जारी हो जाए। इसके अलावा हो सकता है कल परसों, मतलब इस सप्ताह कभी भी जारी हो सकता है। सैटरडे तक में आपको पेट 2025 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जूनियर असिस्टेंट 55-12 के को एडमिट कार्ड को लेकर है। तो जूनियर असिस्टेंट 55-12 का जो टाइपिंग एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है। इसको लेकर नोटिस यूपी SSC की तरफ से जारी कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, इसकी नोटिस जारी कर दी गई है। इसके अलावा इसमें देखिए बच्चों का प्रोसेस है कि टाइपिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो जूनियर असिस्टेंट 55-12 में पहली बार टाइपिंग में बैठ रहे हैं, या किसी भी एग्जाम में पहली बार टाइपिंग में बैठ रहे हैं। बहुत से बच्चे होंगे जो पहले भी टाइपिंग में बैठे होंगे, अलग अलग एग्जाम पे टाइपिंग में बैठे होंगे, तो उन्हें ये प्रोसेस पता होगा। लेकिन जूनियर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार टाइपिंग दे रहे हैं, तो उनको कुछ चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात कि देखिए टाइपिंग आपकी जूनियर असिस्टेंट में 2 में होती है, एक तो हिंदी में होती है, दूसरा होता है आपका इंग्लिश में। ठीक है, और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड, ठीक है, प्रेजेंट टाइम अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्पेशली इंग्लिश के लिए लगभग 35 वर्ड नहीं हो पा रही है तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। और इसमें लगभग 25 से 30 नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत की बात है। देखिए एक बंदा अगर 25 तक की टाइपिंग स्पीड कर रहा है तो ये मान के चलिए कि लगभग वो 23-22 तक का कवर कर रहा है, 23-22 तक का। और एक बंदा अगर 30 का कर चल रहा है इंग्लिश में, तो मान के चलिए 27-28 के आसपास का कवर कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड लगभग 25 से 30 हिंदी में और 35 के आसपास आपकी इंग्लिश में होनी ही चाहिए हर हाल में। अब बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी वीडियो देख रहे हैं कि टाइपिंग, कई बच्चे होंगे जो इन स्पीड के बॉर्डर पर होंगे, कई बच्चे होंगे कि ये सोच रहे होंगे कि हम अभी तक इतने को कवर नहीं कर पाए हैं, कैसे होगा। तो देखिए सबसे सिंपल सारी बात है कि जो भी प्रैक्टिस अब तक आप लोगों ने की है बस अब उसी पे कंटिन्यू रहिए, कुछ नया करने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, जिस दिन भी आपका जो भी डेट पड़ रहा है, जिस दिन भी आपकी टाइपिंग की प्रोसेस है, उस दिन आप अपना माइंड सबसे पहले रिलैक्स रखिएगा। चीजें फोकस करने की बहुत जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइपिंग में आपका माइंड पर कंट्रोल। ठीक है, अगर आप माइंड पर अपने कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर आपके दिमाग में बार बार अगर यही रिपीट होता रहेगा, यार प्रैक्टिस सेशन के समय मैं कंप्लीट कर नहीं पाया था, इतनी दिन से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, इस वर्ड को अचीव नहीं कर पाया था, तो फिर आप जब टाइपिंग कंडक्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही कम रहेगा और इसकी वजह से एरर भी होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और दूसरा, आप उस पर्टिकुलर स्पीड को कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका प्रीवियस प्रैक्टिस में नहीं हो पाया, 1-2 शब्द से आप हर बार रह जा रहे थे, 3-4 शब्द से भी अगर आप रह जा रहे थे तो उसको दिमाग में लेके टाइपिंग में मत बैठिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये मान लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइपिंग के समय आपके बगल में भी हो सकता है बहुत अच्छी स्पीड वाले बंदे बैठे हो जो खटाखट टाइपिंग कर रहे हो और आपका ध्यान बार बार उस ओर जाएगा कि भाई इसकी स्पीड देखो कितनी तेज है, भाई मेरे इस बगल वाले की स्पीड देखो कितनी तेज है। इससे क्या होगा, जो आपकी एक स्पीड है जो अभी तक मेंटेन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, वो भी आपकी कम हो जाएगी और आपसे गलतियां बहुत ज्यादा होने लगेगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइपिंग में बैठते समय अपने दिमाग को इधर उधर भी मत भटकाइएगा। मतलब कि इधर क्या कर रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है, इस बगल वाला क्या कर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो टाइपिंग में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जो आप अभी तक माइंड में बैठा कर रखे, अभी तक मैं उस स्पीड को अचीव नहीं कर पाया, उसे भी माइंड से निकाल लीजिए टाइपिंग के समय। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगल बगल वाले किस स्पीड पे कर रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है।
आपको अपना बेस्ट देना है टाइपिंग में। तो ये दो चीजें सोचना आप बंद कर दीजिएगा जब भी आप टाइपिंग का एग्जाम देने जाइएगा, अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग में क्लियर हो जाए। तीसरी बात कि अब अलग अलग लोगों का वीडियो देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। अलग अलग जगह जाके कुछ नया करने का ट्राई करने की सोचिए भी मत। जो चीजें जिस प्रोसेस पे आप अभी तक चल रहे हैं उसी प्रोसेस पर चलिए, स्पीड को थोड़ा कोशिश कीजिए बढ़ जाए। इंपॉर्टेंट देखो क्या होता है बच्चों की, होता क्या है कि जब एग्जाम में हम टाइपिंग में बैठते हैं ना तो बहुत प्रेशर होता है, चाहे जिसकी स्पीड भी तेज है ना उस पर भी प्रेशर होता है। तो वो जो पल होता है ना टाइपिंग का, उसी पल में जो जिसकी स्पीड नहीं भी आ रही है कभी कभी वो अच्छा कर जाता है, और जिसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है कभी कभी बहुत सारी गलतियां कर जाता है। टाइपिंग में एक जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर में बहुत गड़बड़ियां होती है। तो दिमाग में हमेशा यही लेके बैठना है कि उस पर्टिकुलर मिनट्स जो मिले हमें, वो मिनट जो इंपॉर्टेंट है आपके सेंटर के अंदर, वो मिनट में हम कितना कवर कर ले रहे हैं और कितने शार्प माइंड से हम कवर कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखना कि मेन चीज है वही पर्टिकुलर मिनट्स जो आपको सेंटर में मिले हैं, वहां अगर आप अचीव कर गए तो अचीव कर गए। अब जिनकी स्पीड बहुत स्लो है तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता है, वो जिनकी स्पीड बॉर्डर पे है या जिनकी स्पीड काफी अच्छी है अपने माइंड को जरूर रिलैक्स रखिएगा टाइपिंग करते समय, ठीक है। और वीडियोस देखना एकदम बंद कर दीजिए, जो स्पीड आप मेंटेन किए हैं उसी पे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब होता क्या एक्चुअली टाइपिंग के पेपर में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपके पास 2 मिनट का प्रैक्टिस सेशन आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन आपका 2 मिनट का आएगा, उस 2 मिनट में आपको प्रैक्टिस सेशन करना होगा। उसके बाद सडनली आपके सामने पैराग्राफ आ जाएगा जिसको आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बच्चों का यह है कि बैक स्पेस हम कितनी बार दबा सकते हैं, तो आप इन्फिनिटिव टाइम बैक स्पेस दबा लीजिए, कोई इससे एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जितनी बार भी आप चाहते हैं बैक स्पेस दबा लीजिए, पर एक चीज जानिए कि जैसे आपने 3 शब्द लिखा है, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी है, तो आप बी और सी को ही बैक स्पेस से सही कर पाएंगे, ए को नहीं कर पाएंगे। मतलब ए जो आप टाइप कर रहे हैं उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो वो सही कर लेंगे, या उससे पहले वाले वर्ड में कोई गलती हो गई है वो सही कर लेंगे, लेकिन उसके पहले यानी तीसरे वर्ड में अगर कोई गलती है तो उसे आप सही नहीं कर पाएंगे। तो जो उसका कहते हैं ना कि 2 शब्दों को सही कर सकते हैं, तो वो 2 शब्द यही है बी एंड सी। मतलब एक जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, एक उससे पहले वाले शब्द को आप सही कर सकते हैं, 2 के आगे आप शब्दों को सही बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और बैक स्पेस आप कितना भी चाहे उतना दबा सकते हैं, पर उस पर्टिकुलर 2 शब्द को ठीक करने के लिए। अब मान लीजिए कोई पैराग्राफ तीसरे में गलती किया और वो चौथे में है, तो वो तीसरे को सही करने थोड़ी ना जाएगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, उतने में कोई भी नहीं करेगा स्पीड में। तो सीधी साधी बात है, सिंपल सा जो वो 2-3 वाला है ना, तो वो 2-3 वाला ये नहीं है कि 2 या 3 बार आपको बैक स्पेस दबाना है। बैक स्पेस आप इन्फिनिटी टाइम दबाइए, लेकिन आप 2 शब्दों से ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जो आप टाइपिंग कर रहे हैं एक उसके पहले वाली, ठीक है। इसके अलावा कितने आप पैराग्राफ अटेंड कर लेंगे, आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ आप कितने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके चांसेस बन जाएंगे। तो अगर आप हिंदी फॉन्ट में है, देखिए हिंदी में अगर आपको कवर करना है तो देखिए हिंदी का पेपर बहुत ही आसान आता है। 5 स्ट्रोक आपको कवर करना होता है। 5 स्ट्रोक मतलब होता है, ऐसा नहीं कि लिखा है कि नाम, ठीक, का, राम, ऐसे लिखा है तो ये आपने गिन लिया कि ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड मैंने गिन लिया, तो ये नहीं, ऐसे नहीं होता है। 5 स्ट्रोक मतलब ये मतलब टोटल 5 वर्ड का एक स्ट्रोक बनेगा, 5 वर्ड का एक स्ट्रोक मिलेगा। तो हिंदी में हो सकता है आप लोग एक साथ 2 वर्ड या 3 वर्ड कवर करेंगे तब आपका एक स्ट्रोक बनता है, ठीक है। तो काफी लोग कवर करते हैं ये सोचकर कि हमने इतना वर्ड कर लिया, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पैरा से, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हिंदी में मैक्सिमम आपको ये गलती देखने को मिलती है, क्योंकि 5 स्ट्रोक का एक वर्ड माना जाता है। तो 5 स्ट्रोक अगर छोटे शब्द हैं तो सीधी सादी बात है कि वो 5 गिन लिए जाएंगे तभी आपका एक शब्द माना जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा देखिए, ज्यादातर फोकस कीजिएगा जो बड़े शब्द आ रहे हैं, जो बड़े शब्द आपके आ रहे हैं उसकी स्पेलिंग पे फोकस कीजिएगा, बाकी छोटे शब्द को आप खट 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 लिखते चले जाएंगे। अगर आपको बड़े शब्द मिल जाते हैं या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द मिल जाते हैं तो थोड़ा सा पॉज लेके उसको कीजिए, जिससे एरर होने के भी चांस कम होंगे, आपका समय भी बचेगा और आप क्विकली आगे निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए। और इसके अलावा कि कितना आप मैक्सिमम कवर कर सकते हैं हिंदी में, तो मान लीजिए 6 लाइन, मैक्सिमम 6 लाइन तो आप है, ठीक है। 6 से 5 लाइन अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। 5 से 6 लाइन, 5 या 5.5,
5.5 से 6 लाइन अगर आप कवर कर रहे हैं हिंदी में तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और इंग्लिश में, चूंकि इंग्लिश का पैरा बड़ा भी आता है, थोड़ा टफ भी आता है, तो ये मैक्सिमम 4 लाइन अगर आप कवर कर ले रहे हैं, 4 लाइन कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, 4 लाइन से 4.5 लाइन अगर आप कवर कर दे रहे हैं इंग्लिश में, तो आपके सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएंगे। 100% सिलेक्शन इन लाइनों पर हो जाएगा। तो यही आपका मैक्सिमम आपको कवर करना है टाइपिंग में, और अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है, मस्त होके बिंदास होके टाइपिंग करने चाहिए, ज्यादा इधर उधर की मत सुनिए। बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को। बाकी फाइनल कट ऑफ हम इसकी जरूर बताएंगे कि क्या इसकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी यूपी SSSC ड्राफ्टमैन पेपर को लेकर, ठीक है। तो ड्राफ्टमैन पेपर का एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है, ठीक है। इस पेपर का अगर आप लेवल देखेंगे तो यार मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन बंदा है जो इस पेपर को बना रहा है, ठीक है। कौन समझ में नहीं आ रहा है। यूपी SSSC या तो मजाक के मूड में है पूरा, ठीक है, जैसे लगता है कि उसे किसी को जॉब ही नहीं देनी है, ठीक है, या फिर समझ में नहीं आता है कि कौन से ऐसे जीनियसों को इस पेपर को बनाने के लिए बैठा दिया गया है, जिनको बैठाना चाहिए आयोग के पेपर बनाने के लिए। मतलब एक स्मॉल पोस्ट पर, ठीक है, ड्राफ्टमैन जैसे पोस्ट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है असिस्टेंट इंजीनियर और आईएएस जैसे पोस्टों का, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के पोस्ट का और असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी 5400 ग्रेड पे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2200-2400 ग्रेड पे पर। तो ये समझ के परे है कि कौन वो बंदा है जो 1800 से 2400 ग्रेड पे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो 5400 पे पूछना चाहिए। भाई अगर यूपी SSSC को ऐसे ही पेपर बनाना है तो अपना सारा वो यूपी PSC को ही दे देना भाई। यूपी SSSC है किस काम का। मतलब अगर आपको पेपर का लेवल रखना है उतना हाई और पोस्ट है आपकी इतनी छोटी, ठीक है, तो फिर यार समझ में नहीं आता है, ठीक। यहाँ पर इस देश में पॉलिटिशियन आपका 7वीं फेल हो सकता है, 9वीं फेल हो सकता है, लेकिन इस देश में अगर आपको छोटी पोस्ट भी पानी है तो उस लेवल का एग्जाम देना है कि जैसे आपको साइंटिस्ट बनाया जा रहा है इस देश का, ठीक है। तो यूपी SSSC में जो ड्राफ्टमैन के पेपर का लेवल है वो ऐसा ही बिल्कुल आया हुआ था, ठीक है। अगर टेक्निकल पोर्शन की बात कीजिए तो समझ में नहीं आया कि मैं इसे वेरी हार्ड कहूं कि वेरी वेरी हार्ड कहूं, ये समझ के परे है, ठीक है। पता नहीं कौन इंजीनियर अपना खुन्नस निकाला हुआ है। मतलब कोई टेक्निकल बंदा है जो चाहता था कि वो आईएएस बने और वो आईएएस नहीं बना तो कहा कि भैया उसका बदला वो बाकी लोगों से लेगा, ठीक है, जितने भी जूनियर असिस्टेंट है। मैं इस पोस्ट पर हूं तो भैया मैं अपना बदला लेने के लिए तैयार हूं, और वो बदला का फोकस यहाँ पर ले रहा है जो आपका ड्राफ्टमैन का पेपर है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दो टेक्निकल बहुत ही टफ था, समझ के परे थे। बहुत से क्वेश्चन आपको बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सुने भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपको टेक्निकल पोर्शन में देखने को मिले थे। इसके अलावा कंप्यूटर का भी जो पोर्शन था भैया ये भी हार्ड था, वेरी हार्ड नहीं कहूंगा लेकिन ये हार्ड था, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा ऐसे, ये भी हार्ड लेवल का पेपर था कंप्यूटर का पेपर भी आसान नहीं आया था। बहुत सी चीजें थी जो आपको एकदम से नहीं देखने को मिली होगी। इसके अलावा यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल का भी पेपर ये भी हार्ड था, ठीक है। इसको भी मैं मॉडरेट नहीं कहूंगा, ये भी हार्ड था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थे जैसे आपका गोरखपुर ऑप्शन था, वो बीमारी जो है इस समय सबसे ज्यादा फेमस बीमारी वो शुरू से गोरखपुर में ही रही है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो नो डाउट है कि आप बिना पढ़े भी या एलिमिनेट करके कर सकते थे, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चन थे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मतलब सोच से भी बगैर, मतलब जितने इस समय ये हो गया है कि जितने फालतू क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए यूपी SSSC के लिए, ठीक है, जीएस की तैयारी के लिए, वही सही है। आप टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे उससे ये पेपर नहीं बनाएंगे। ये इसे बैठ रहे हैं, बैठ के ऐसे खन्ना खोल रहे हैं जैसे लग रहा है डस्टबिन में से हमें क्वेश्चन निकालना है और बस ला के पेश कर दो, ठीक है। मतलब नहीं है कि पेपर किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है, किस ग्रेड पे का है, इससे कोई मतलब नहीं है। पेपर ऐसा बनाओ कि हालत खराब हो जाए, पर नेता ऐसा बनना चाहिए जिसको एग्जाम देने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो पेपर का लेवल बहुत टफ आया था, नो डाउट है। बहुत से बच्चे जब पेपर दे के आ रहे थे तो काफी लोग ये कह रहे मैं 70 ये भी कवर कर लूंगा, पर एक्चुअली में जब आंसर की अभी जारी हुई है, आप लोग भी देखे होंगे, मिलाए होंगे, तो फिर सब लोग 65 से सीधे गिर के 50, 40, 45 पर आ गए होंगे, ठीक है। तो काफी लोग
जो अभी तक 70 पर थे वो आंसर की जारी होने के बाद वो भी बहुत नीचे आ गए होंगे। तो सीधी सादी नो डाउट है कि जो पेपर का लेवल है वो वाकई बहुत टफ था। और अगर यही स्थिति रही तो पता नहीं जूनियर इंजीनियर से जो सिविल का पेपर कंडक्ट होने वाला है उसमें भी कहीं यही स्थिति ना आ जाए। ठीक है, तो एक बात सिंपल से समझिए, यूपी ट्रिपल में आने वाला जो आप पेपर दे रहे हैं उस पर आप इस चीज पर फोकस रखिएगा कि भाई साहब की किताब से पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि जो प्रचार में रिकमेंड कर दिए, पता नहीं कौन आपको रिकमेंड करते हैं यूट्यूब पे जितने रिकमेंड किताबें वो मत पढ़िए। जो वाकई में किताबें जेन्युइन है, कंपनी की है, उससे पढ़िए। तो थोड़ा बेसिक अपना क्लियर करेंगे तो सब कुछ सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डीबी कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, काफी लोग फाइनल कट ऑफ भी बता दिए हैं, पर फाइनल कट ऑफ अभी इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है, खासकर ऐसी पेपर का जिस पेपर का लेवल ही मतलब अजीबो गरीब था। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है, देखिए डीबी की कट ऑफ नो डाउट है पेपर टफ था, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे, 10% ही होंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो डीबी की जो कट ऑफ जाएगी, जहां तक मुझे लगता है अनरिजर्व कैटेगरी की, ये आपकी 40 से 42 के बीच में रहेगी। ठीक है, डीबी की कट ऑफ 40 से 42 के बीच में रहेगी अनरिजर्व की। ओबीसी की भी यही कट ऑफ रहेगी 40 से 42। और ईडब्ल्यूएस की मतलब डीबी में जो 3 कैटेगरी होता है उसका सेम ही कट ऑफ रहता है 40 से 42। तो डीबी में आपको लगभग मुझे जहां तक लगता है 40 से 42, हो सकता है इससे भी कम चली जाए, हो सकता है कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, 40 से भी कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 40-42 से ज्यादा डीबी की कट ऑफ जाने की उम्मीद ना के बराबर है, कम हो सकता है, डेफिनेटली कम होने के चांसेस बिल्कुल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मान लें एससी कैटेगरी की जो डीबी की कट ऑफ हो सकती है वो लगभग 34 से 36 के बीच में हो सकती है। ठीक है, एससी कैटेगरी की। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी की बात करेंगे यानी एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की लगभग डीबी की कट ऑफ 28 से 30 के बीच में घूम सकती है। ठीक है, तो ये आपकी डीबी कट ऑफ होगी ड्राफ्ट मैन की एक्सपेक्टेड। ठीक है, हो सकता है 40 से भी कम चली जाए, नो डाउट है, जिस तरह का पेपर का लेवल था तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। डीबी में ज्यादातर बच्चे बुलाए जाते हैं, इस वजह से हो सकता है 40 से भी कम चली जाए, पर मैं एक्सपेक्टेड डिमांड पे चल रहा हूं 40 से 42। ठीक है, और जब फाइनल कट ऑफ आएगी उस पर भी बात कर ली जाएगी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में देखिए यूआर की कट ऑफ हो सकता है आपकी ऊपर भागे, क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाली ओवरलैप होता है। ओबीसी के अच्छे बच्चे और ईडब्ल्यूएस के अच्छे बच्चे यूआर में भागते हैं, तो हो सकता है यूआर की थोड़ी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी, लेकिन फाइनल कट ऑफ फिर कभी बताई जाएगी। अभी डीबी की कट ऑफ मुझे जहां तक लगता है एक्सपेक्टेड यही होनी चाहिए। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।